रिमझिम फुहारों के पलक झपकते तेज बारिश का रूप धारण कर लिया था। देखते देखते हरा भरा खूबसूरत लॉन गंदे पानी के स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया था। माली के दोनों बच्चे छोटी छोटी नाव बनाकर पानी में तैरा रहे थे। जब कोई नाव निर्बाध दूर तक बहती चली जाती तो वे जोर जोर से ताली बजाकर अपनी खुशी जाहिर करते। उन दोनों भाई बहनों को देखकर मुझे बंटी याद आ गया। बंटी मेरा छोटा भाई। बचपन में हमने भी पापा के कितने ही ज़रूरी कागजातों की ऐसी ही नाव बनाकर आनंद उठाया था। फिर मिलकर पापा की लताड़ भी सुनी थी। अन्य बच्चों से अलग गलती पकड़े जाने पर हम परस्पर दोषारोपण नहीं करते थे, बल्कि चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो जाते थे, यह बताने के लिए कि हम सम्मिलित रूप से अपराधी हैं। इसे हमारी भी रूता कह लीजिए या भाई बहन का आपसी प्यार। जब थोड़ी बड़ी हुई और शादी ससुराल की बातें सुनती तो मैं भड़क उठती। भला यह भी कोई बात हुई जहाँ पैदा हुए पले बढ़े इतना प्यार दुलार व अपनापन पाया। उन सब रिश्तों को एक ही झटके में तोड़कर एक अनजाने आदमी के संग रवाना हो जाओ, मानो लड़की न हुई कोई गठरी हो गई, जो जवानी तक आते आते इतनी भारी हो गई कि उसका बोझ उठाए नहीं उठ रहा। मम्मी पापा हंसते और कहते, थोड़ी और बड़ी हो जा, फिर बोलना दूल्हे और शादी के नाम से ही मन में लड्डू फूटने लगेंगे। सचमुच बड़े होने पर जब दैहिक लालसाएं सिर उठाने लगी तो बात कुछ समझ आई, लेकिन अब भी मैं अपने निश्चय पर अडिग थी। दैहिक आवश्यकताएं इतनी अपरिहार्य भी नहीं कि आत्मिक रिश्तों पर भारी पड़ जाए और फिर इनकी पूर्ति के लिए माता पिता का घर त्याग कर जाने की कहाँ ज़रूरत है। कोई और रास्ता भी तो निकाला जा सकता है। यह तो कोई बात नहीं हुई कि जिस पौधे को इतने प्यार से लगाया, सींचा, बड़ा किया, जब उसके खिलने और सुरभि फैलाने का वक्त आया तो जड़ सहित उखाड़कर दूसरी जगह ले जाकर रोप दिया। यह भी नहीं सोचा कि वहाँ की मिट्टी व जलवायु से वह कैसे सामंजस्य स्थापित करेगा, पनप भी पाएगा या मुरझा जाएगा। पर नहीं, अपनी जड़ों से उखड़ना ही उसकी नियति है और नए परिवेश से सामंजस्य ही उससे जिंदा रहने की शर्त। मन में उथल पुथल मचाने ये विचार मन में ही रह गए और मैं अनिल की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। अनिल के संग 2 महीने किस तरह गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। आज जब उन भाई बहनों का संग हंसते खिलखिलाते नाव के साथ खेलते देखा तो बाबुल और उसके घर आंगन की सुमधुर स्मृतियाँ जीवंत हो उठी। बाहर धीमी हो चुकी फुहार अब मेरी आँखियों में समा गई थी और झरझर आंसुओं के रूप में बरस रही थी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मैंने आंखें पोंछी और मुस्कुराते हुए अनिल के स्वागत में दरवाज़ा खोल दिया। यह धुली धुली मुस्कान जैसे बारिश के बाद अलसाया सा सूरज निकला हो। तुम रोई थी। चोरी पकड़ी जाने के कारण मैंने घबराकर नज़रें झुका ली। मायके की याद आ रही है। मैं चाय बना कर लाती हूँ। एक विवाहिता के दिल में उसके मायके की स्मृतियाँ किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती, उसके पति का भी नहीं। फिर मैं तो अभी नवविवाहित थी, अभी तो हया की परतें भी नहीं उखड़ी थी। इतनी अंदरूनी परत तक मैं उन्हें कैसे पहुँचने देती। चाय, शाम का टहलना, रात का खाना, फिर टीवी देखना। मैं स्मृतियों के आसमान से निकलकर एक बार फिर यथार्थ के धरातल पर आ गई थी। अनिल ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। टीवी ऑफ करके लेटी तो स्मृतियाँ फिर अतीत के गलियारे में कुलांचे भरने लगी। काश मैं भी स्मृति होती तो पल में मायके पहुँच जाती। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। ओह बंटी, अरे मैं आज शाम से तुझे याद कर रही हूँ। वो बारिश में हम नाव अनिल को अपनी ओर घूरता देखा तो खुशी के मारे चरम पर जा पहुँची। एकदम धीमी हो गई। हाँ, आवाज़ साफ नहीं आ रही। बहाना बनाते हुए मैं बालकनी में निकल आई और फिर हंसते ठहाकों के साथ बंटी, मम्मी पापा सभी से खूब गपशप की। शाम से भारी हो रहा मन
अब फूल सा हल्का हो गया था। किसी से मिलने की चाह में जब उसका फ़ोन आ जाए तो उससे बात दिल को कितना सुकून मिलता है, यह कोई उस वक्त समझे पूछता। तृप्त मन से मैं आकर पलंग पर लेट गई। अनिल लैंप बुझाकर मेरे पास आकर लेट गए और प्यार से अपने आगोश में ले लिया। मैं हौले हौले उनके सीने से सिमटती चली गई। दिल की धड़कनें जुबा का काम कर रही थी। बिन कहे ही हम एक दूसरे के मन की थाप पा गए। मन किया कि उनसे कहूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ, पर प्यार की थपकियों ने होठ सिल दिए और मैं नींद के आगोश में समा गई। सुबह दोनों की ही आंख देर से खुली और बस शुरू हो गई ऑफिस के लिए भाग दौड़। कभी उन्हें एक मोजा नहीं मिल रहा था तो कभी ज़रूरी फाइल। मैं नाश्ते की प्लेट लिए आगे पीछे डोल रही थी। उन्हें रवाना करके धम से आकर लेट गई। उफ, बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे आदमी को किससे भरोसे छोड़कर मायके जाऊं। शाम को अनिल ऑफिस से एकदम प्रसन्नचित्त घर लौटे। लो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जाने का इंतज़ाम कर दिया है। पर मैंने कब कहा कि मुझे मम्मी पापा के पास जाना है? मैंने यह तो बोला ही नहीं कि हाँ, जाने का इंतज़ाम कर दिया है। मन का चोर आ गया ना सामने। मैं 4 दिनों के लिए टूर पर जा रहा हूँ। यहाँ अकेले बोर हो जाओगी, इसलिए तुम्हारा भी मायके का टिकट करा दिया है। सच, पर 4 दिन तुम्हारे बिन क्यों? अब क्या मेरी याद आएगी तुम्हें भी ना? दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, 24 घंटे जी हुजूरी करने वाला गुलाम चाहिए, लोरी सुनाने वाली माँ, दुलारने वाले पिताजी, संग खेलने और झगड़ने वाला भाई, सब एक साथ चाहिए, है ना? मैं झेप गई तो अनिल ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में भर लिया। तुम कितनी मासूम भोली हो, तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी मम्मी पापा, बंटी, पुरानी सहेलियाँ आदि से मिलकर मन खुशी से झूम उठा। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़ गई थी, पर फिर भी लगता था कहीं कुछ छूट सा गया है। ऐसा लगता था अपने ही घर में मेहमान हो गई हूँ। क्या खाओगी बेटी? क्या मंगवाएं तुम्हारे लिए? मम्मी, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। अब 4 दिनों के लिए आई है तो मेहमान ही रहेगी। वैसे भी शादी के बाद बेटियाँ मायके में मेहमान ही होती हैं। यह परायापन मुझे खल जाता। एक बस बंटी ही था जिसके लिए मैं अब भी उसकी वही पुरानी दीदी थी। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली दीदी। पता है, मैं मन ही मन जीजा जी को बहुत गालियाँ देता था कि उन्होंने मुझसे मेरी दीदी को छीन लिया है, पर अब आपसे आपके बारे में सारी बातें जानकर मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। हमारा पुराना समय फिर से लौट आया था। वही खेलना, खाना, झगड़ना, रूठना, मनाना। फ़र्क था तो बस यह कि पहले हमारे झगड़े में पापा मम्मी बंटी का पक्ष लेते थे और मुझे समझाते थे कि छोटा है, उसके बराबर मत हुआ कर, तुम बड़ी हो, बड़प्पन रखो। पर अब वे मेरा पक्ष लेते हैं और बंटी को समझाते हैं। क्या बच्चों की तरह लड़ता है, जानता नहीं वह 4 दिनों के लिए आई है, कल को चली जाएगी। मुझे तब भी उनका तर्क अरुचिकर लगता था और अब भी, पर शायद रिश्तों का यही तकाजा था। उनकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। उस दिन बंटी स्कूल से लौटा तो काफ़ी उदास और परेशान सा था। मैं कुछ पूछूं इससे पहले ही उसने मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? दीदी, आप तो जानती हैं स्कूल है यह मेरा अंतिम वर्ष। अगले वर्ष हम सभी दोस्त बिछड़ जाएंगे, सभी अलग अलग फील्ड में चले जाएंगे। हमें शैक्षणिक भ्रमण के लिए मनाली के लिए जाया जा रहा है। 3000 रुपये जमा करवाने हैं। पापा ने हमें कभी किसी टूर पर नहीं जाने दिया। कभी कहते अभी छोटे हो, कभी कहते पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी कहते हम सभी साथ चलेंगे। पर दीदी, मैं यह अवसर नहीं खोना चाहता। मुझे जाना है हर हालत में। आपको पापा को मनाना होगा। पापा आपकी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगी। तू निश्चिंत रह, इस बार तू अवश्य ही अपने दोस्तों के संग घूमने जाएगा। ओह थैंक यू दीदी, मुझे पूरा विश्वास था
कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी। खुशी से सीटी बजाता बंटी स्कूल चला गया। जीत या हार, आशा या निराशा के इन्हीं घुमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच शाम को बंटी घर पहुंचा और अपनी दीदी के लिए पूरा घर छान मारा। ओ दीदी, कहाँ हो तुम? जहाँ भी छुपी हो अब बाहर आ जाओ, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? रसोई में कलछी चलाती माँ ने जोर से पूछा। दीदी कहाँ है? अरे वो तो अपने घर चली गई। दामाद जी का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो वे टूर से एक दिन पहले ही घर आ गए। उन्होंने तो तेरी दीदी को बोला कि वह अपने निश्चिंत कार्यक्रम के अनुसार ही लौटे, पर तेरी दीदी से नहीं रहा गया। जो भी पहली बस मिली उसी से रवाना हो गई। ओह, जीजा जी को भी अभी बीमार होना था और दीदी भी ना। पापा से बात करके नहीं जा सकती थी? मेरे लिए जरा भी नहीं रुक सकती थी क्या? शादी के बाद लड़कियां इतनी बदल जाती है, बरसों पुराने रिश्ते नाते एक झटके में ही खत्म कर देती है। यही दीदी शादी से पहले मुझ पर जान छिड़कती थी और अब कल का ब्याह पति ही सब कुछ हो गया। मैं कुछ नहीं, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया मुझे। सोचते हुए गुस्से से बंटी की मुट्ठियां भींच गई। अरे बंटी, मैं तो भूल ही गई, वो तेरे लिए एक बंद लिफाफा छोड़ गई है, तेरी टेबल पर रखा है, जा देख ले। कहते हुए मम्मी फिर रसोई में घुस गई। लिफाफा खोलते हुए बंटी की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। पता नहीं दीदी ने क्या लिखा होगा, अपनी मजबूरी का जिक्र करते हुए माफ़ी मांगी होगी या और कुछ। लिफाफा खोलते ही हजार हजार के 3 नोट उसके हाथों में आ गए। साथ में एक खत भी था। बहुत जल्दी में हूँ बंटी, ये मेरी ओर से तुम्हारे टूर के लिए। अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है, उसका तोहफा समझ लेना। अरे हाँ, खास बात तो बताना भूल ही गई, मैंने पापा से बात कर ली है, तुम टूर पर जा सकते हो। घर पहुंचकर बाकी बातें फ़ोन पर करूंगी। अभी तो एक बार इन्हें देख लूं तो जीत को तसल्ली मिले। तुम्हारी अपनी दीदी। पत्र समाप्त करके बंटी ने अपनी पनीली आंखें पोंछी। ये मनाली जाने की खुशी के आंसू थे या बहन के अतिशय प्यार से अभिभूत हुए दिल से निकले आंसू, या दोनों का सम्मिश्रण, वह समझ नहीं सका। पत्र और पैसे वापस लिफाफे में डालकर वह पलंग पर लेट गया। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मुझे माफ़ कर देना दीदी, क्रोध के आवेश में मैं न जाने क्या उल्टा सीधा सोच गया। शायद मुझे रिश्तों को पहचानने की समझ ही नहीं है। फ़ोन पर जीजा जी का हालचाल पूछ दीदी को धन्यवाद देकर बंटी अपने दोस्तों को यह खुशखबरी सुनाने भाग गया। अनिल को सकुशल पाकर मेरी जान में जान आई। सच, ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। इतना छोटा सा शब्द पर कितने गूढ़ मायने लिए हुए। यदि कोई विश्लेषण करने बैठे तो पूरी किताब लिख सकता है। इन्हें किसी तराजू में तौलना किसी नाइंसाफ़ी है। हर रिश्ता अपनी जगह महत्वपूर्ण है। जब पति के पास होती हूँ तो मम्मी पापा भाई याद आते हैं। अभी जब उसके पास थी तो पति के लिए दिल मचलता था। इन 3 दिनों में तुम्हें कितना मिस किया अनु बता नहीं सकती। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल। और अब जब तुम्हारे पास आ गई हूँ तो अफसोस हो रहा है। रवाना होते वक्त बंटी से नहीं मिल पाई, वो भी जाने क्या सोचता होगा। खैर, जब उसकी शादी होगी तब वह भी समझ जाएगा। मैंने तो बस इतना जाना है, जब इसके पास रहो दिल से रहो और हर रिश्ते को दिल से निभाओ। हो सकता है रिश्तों की इस कश्मकश में कुछ रिश्तों के संग अन्याय भी हो जाए, पर इसके लिए खुद को दोषी मानकर कुढ़ना नादानी है। क्या सोचने लगी? अनिल ने खुद से मुझे अलग करते हुए पूछा। कुछ नहीं। अच्छा बताओ, इन 3 दिनों में मेरी याद आई? बिल्कुल नहीं। याद उसे किया जाता है जिसे भुला दिया जाता है। तुम तो मेरी हर सांस में बसी हो। पति पत्नी का रिश्ता भी कितना अजीब है। 2 अजनबी 2 ही महीनों में एक दूसरे से इतना अटूट लगाव महसूस करने लगते हैं। मैं तो हैरान हूँ। मैं भी गहरे समुद्र तल की तरह
है ये रिश्ता, जितनी अंदर डूबती लगाओगी उतने ही मोती पाओगी। इस गुण रहस्य को समझ लेने का आत्मसंतोष था मेरे चेहरे पर। धन्यवाद।